हाँ भाई 12th वालों, क्या तुम भी हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज ढूंढ रहे हो? बहुत ढूंढ लिया होगा यूट्यूब पे, पर मिले नहीं मिले होंगे तुम्हें। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लाया हूँ हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज, जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको हिंदी के पीवाईक्यूज लगाना इंपॉर्टेंट है या उसकी जरूरत है या नहीं। आप में से ज्यादातर बच्चे यही सोच रहे होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे तुम अपनी परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हो। और दोस्तों क्या हाल चाल, मेरा नाम है धनंजय यादव। आप देख रहे हैं एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सबकी क्लासेस, एसबी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपनी जो वीडियो है ये स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपनी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं हिंदी के पेपर की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पेपर जो हमारा होगा वो 2023 से 24 के बोर्ड का होगा। किसका? 2023 से 24 के बोर्ड का होगा वो हमारा। और सेट कौन सा है हमारा? तीसरा है। ये सेट हमारा तीसरा है। 2023-24 बोर्ड का ये क्वेश्चन है। अधिकतर ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो पीवाईक्यूज है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर में, हिंदी में ही नहीं, जितने भी पेपर है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है, सब में पीवाईक्यू सीरीज लगाना क्या जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये है हिंदी, जो भी हमारा हिंदी इलेक्टिव वाले बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है, कोर वालों का नहीं है। कोर वालों का अलग होता है, इलेक्टिव वालों का अलग होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना। हाँ तो भाई अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सार्थक उत्तर चुनकर लिखिए। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि हमें नीचे दे रखा है पद्यांश, ठीक है, जिसको हमें पढ़ के नीचे दिए गए जो भी प्रश्न है, जो भी एमसीक्यू है, उनके आंसर देने हैं, ठीक है। ये हमें पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के हमको क्या देना है? आंसर देना है। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों जो हमारा ये पद्यांश है, सिंपल सा है, ये पद्यांश है हमारा। अगर मैं इसे अभी पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगी। अब लॉन्ग वीडियो में बच्चा ऐसा होता है वो देखता नहीं है, वो देखता वही है कि जो छोटी चीज होती है वही चीज वही बंदे देखते ज्यादा। तो इसी वजह से जितनी लॉन्ग बनेगी वीडियो ना, उतनी तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, बेकार होती जाएगी। इसी वजह से क्या कहते हैं, वीडियो को छोटी रखने के लिए जो भी अपने पद्यांश गद्यांश वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, जिनको पढ़ के तुम पैसेज या जो भी पद्यांश होते हैं या जो भी क्या कहते हैं तुम्हारा पैरा वगैरह होता होगा, उसको पढ़ के तुम आंसर दे सकते हो, ठीक है, आंसर दे सकते हो। तो उसके लिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपना जो पहला सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ के तुम आंसर दे दोगे सीधा, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात हो रही है पद्यांश का मुख्य भाव क्या है, ठीक है। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात हो रही है जो हमारा पद्यांश है उसका मुख्य भाव क्या है। तो हमारे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखो जो ऊपर जो भी कविता थी, तुम एग्जाम हॉल में भी बैठोगे तो आराम से तुम कविता को आराम से क्या कहते हैं अपने माइंड से पढ़ोगे, ध्यान से पूरा, ठीक है। तो तुम्हें जो भी एमसीक्यू है इसमें, पद्यांश के जो भी एमसीक्यू है, तुम्हें उसके बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेंगे। अगर अभी हम एक एक लाइन पढ़ने बैठे, अगर एक एक लाइन का हम अर्थ निकालने लगे, तो हमारी जो भी क्या कहते हैं ये क्वेश्चन पेपर है, काफी लॉन्ग वीडियो बनेगी इसकी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अपना क्या कहते हैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चलते हैं मामला, जिससे क्या कहते हैं मामला जल्दी खत्म हो और बच्चों का भी ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो अपना जो भी अपना क्या कहते हैं पहला क्वेश्चन है पद्यांश का मुख्य भाव क्या है। चलो सीधा आंसर की चलते हैं। आंसर की में जो अपना बता रखा है, अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर है, ठीक है, उसी प्रश्न का उत्तर है पठित गद्यांश का। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, ठीक है। बी देखते हैं अब अपना जाके उधर। बी है हमारा, क्या कहते हैं, बी आंसर है हमारा कि सांचे रहित होने पर भी आगे बढ़ने की राह निकलेगी। मतलब इसमें बता रहा है कि सांचे रहित होने पर भी आगे बढ़ने की राह निकलेगी। सिंपल सा जो हमारा आंसर है बी है, क्योंकि ये किस पे आधारित है? पद्यांश पे आधारित है। इसमें ज्यादा दिमाग हम नहीं बैठा सकते। आगे देखते हैं। संदेह की स्थिति नहीं रहने पर, मतलब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इस वाले पैरा का, उसमें बात हो रही है कि संदेह की स्थिति नहीं रहने पर जो हमारा क्या कहते हैं कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। हमारा क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है व्यक्ति की भयक्रांतता रहता है। मतलब व्यक्ति जो है वो डरता रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। भय का मतलब क्या होता है? डर होता है, ठीक है। उसके सामने चतुर्दृक अंधकार होता है, ठीक है, उसके सामने क्या होता है? चतुर्दृक अंधकार होता है। ये हमारा ऑप्शन बी है। अब जो सी है इसमें बात हो रही है प्रकाश की किरणें जल उठती है। मतलब इसमें बता रहा है कि जो भी प्रकाश है उसकी किरणें क्या उठती है? जल उठती है। सी ऑप्शन ये बोल रहा है। और व्यक्ति दुखी रहता है।
हाँ भाई इसमें कह रहा है जो अपना क्या कहते हैं कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है, वो क्या रहता है, सैड रहता है, दुखी रहता है। अब तुमको ये बताना है कि जो तुमने क्या कहते हैं जो भी ऊपर कविता पढ़ी होगी उसमें से क्या कहते हैं हमारा इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, आंसर की पे तो हम चल ही लेंगे, पर लेकिन तुमको भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना क्या है जरूरी है। ठीक है, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर पेपर में भी ऐसे कर दो कहीं आंसर की मिलेगी भैया उधर भी, उधर नहीं मिलेगी इधर मिलेगी बस। ठीक है, देख लो एक बार ढंग से, देख लिया। चलो आंसर की पे चलते हैं। देखो आंसर की में हमारा आंसर किसका है, आंसर क्या है हमारा सी, प्रकाश की किरणें जल उठेंगी। क्या, प्रकाश की किरणें जल उठेंगी। अब अपना अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोत्साहन का स्पर्श का अर्थ क्या है। इसमें क्या कहते हैं किसी चीज का अर्थ पूछा, जो अपना क्या कहते हैं प्रोत्साहन क्या होता है इंग्लिश में, मोटिवेट करना होता है। ठीक है, उसका उसके स्पर्श का अर्थ क्या है, मतलब कि जो हमारा प्रोत्साहन है उसके स्पर्श का अर्थ क्या है, इसमें ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें 4, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है बता रहा है कि उत्साहहीनता हो जाने की शंका, मतलब कि ज्यादा उत्साह, ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाने की क्या होती है, हमें इच्छा होती है, शंका होती है। और मन में उदासीनता का भाव, जो भी अपना मन होता है उसमें उदासीनता मतलब सैडली बिहेव करना, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, और आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए किसी को प्रेरणा देना, सिंपल है मोटिवेट करना। ठीक है, और बाधाओं से पूर्ण मार्ग का अवलोकन। ठीक है, ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं, जिसमें से तुम्हें आंसर देख के बताना है कि दोस्तों हमारा जो भी पठित गद्यांश है उसमें आंसर क्या होगा अपना। ठीक है, बताओ हमारा कौन सा है, तीसरा है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, प्रोत्साहन का स्पर्श का क्या अर्थ होगा, जो भी हमारा प्रोत्साहन है उसके स्पर्श का अर्थ क्या होगा, इसमें ये बताना है। बाकी हम आगे चलते हैं। ठीक है, आंसर की चलते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा देना, मतलब कि किसी को आगे बढ़ने के लिए क्या करना, मोटिवेट करना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, सी है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा है इस वाले जो भी पठित गद्यांश है। कवि ने किस हाथ में अपना हाथ रखने को कहा। देखो इसमें जो भी कवि है उसने किस हाथ में अपना हाथ रखने को कहा, बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है। ठीक है, देखो ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्या कहते हैं कविता वविता ही है, तो ये कविता में से ही लाइन उठाई है। तो इसमें क्या कहते हैं वो पूछ रहा है कि कवि ने किस हाथ में अपना हाथ रखने को कहा। ठीक है, जैसे कि तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, वो वाला सीन हो रहा है इधर। कवि ने किस हाथ में अपना हाथ रखने को कहा, ये बताना है हमें। पहला, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ और प्रेरणा देने वाले के हाथ में, और अनुत्साहित करने वाले के हाथ में, और डी ऑप्शन है हमारा पीछे की ओर खींचने वाले के हाथ में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जिसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है और आंसर बताना है। सिंपल सा है। पहला ऑप्शन है बाएं हाथ पर दाहिना हाथ और प्रेरणा देने वाले के हाथ में, प्रेरणा देने वाले के हाथ में हाथ रखने को कहा, और अनुत्साहित करने वाले हाथ के हाथ में, अनुत्साहित करने वाले हाथ के हाथ में, मतलब कि टोटली इसमें क्या हमें कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, अगर तुमने वो भी जो भी पठित गद्यांश है, जो भी कविता है ऊपर जो में दी गई थी, उसको ढंग से पढ़ा है, पूरा अच्छे से फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ा है, तो तुम इसका आंसर आराम से ढूंढ लोगे, क्योंकि उसी के अंदर क्या होगा, अपना आंसर होगा। ठीक है, अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना कहां चलते हैं, आंसर की पे चलते हैं डायरेक्ट। हाँ तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसका ए, समान्वित शक्ति से नहीं, इसका आंसर है हमारा प्रेरणा देने वाले के हाथ में। क्या है हमारा आंसर इसका, प्रेरणा देने वाले के हाथ में, मतलब जो भी क्या कहते हैं, जो भी प्रेरणा देने वाले का हाथ है उसमें उसने अपना हाथ धरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दो आंखों की दृष्टि मिलने पर क्या स्थिति होगी, मतलब जब दो आंखों की दृष्टि मिलेगी तो क्या स्थिति होगी। इसमें सिंपल सा ये पूछ रहा है कि जब भी दो आंख मिलेगी तो उस दृष्टि से क्या स्थिति में होगी। ठीक है, जब भी आंखों से आंख मिलेगी तो उससे क्या स्थिति उत्पन्न होगी, ये बताना है। इसमें सिंपल सा है। तो हमारा जो क्या कहते हैं ए ऑप्शन है, इसमें बात हो रही है समान्वित शक्ति से प्रकाश की तीव्रता, एक आंख की दृष्टि में हीनता, और लक्ष्य की ओर दृष्टिपात का अभाव, और लक्ष्य भ्रष्ट होकर दृष्टि क्षीणता। मतलब कि 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जिसमें हमें बताना है कि क्या कहते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन है, दो आंखों की दृष्टि से मिलने पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, जब भी दो आंख मिलेगी तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, इस कविता को पढ़ के बताना है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, अब इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हमारा क्या होगा,
करेक्ट होगा। चलो अब आंसर की पे चलते हैं जरा। आंसर है हमारा इसका समान्वित शक्ति से प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा, ए क्या है, करेक्ट है। जो भी हमारी प्रकाश की तीव्रता है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे इस वाले एमसीक्यू का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपना जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हमारा जो हमारा क्वेश्चन है, दो आंखों की दृष्टि मिलने पर क्या, ये तो हो गया हमारा। अब जो हमारा क्या कहते हैं छठा है, इसमें बात हो रही है उस आंख का तात्पर्य है। ठीक है, जो भी हमारा क्या कहते हैं आंख है, ठीक है, उसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, ये बताना है। ठीक है, ये भी तुम्हें कविता पढ़ के पता चलेगा, जो भी ऊपर पद्यांश दिया है। देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा ए है, शत्रु की आंखें। दूसरा हमारा क्या है, अनुत्साहित करने वालों की नजर। और सी हमारा क्या है, संकटों की दृष्टि। और डी हमारा क्या है, अदृश्य प्रेरणा शक्ति। ठीक है, मतलब हमें टोटली चार ऑप्शन फिर से वही है। ठीक है, कविता पढ़ना है, आराम से आंसर देना है, सिंपल है हमारा ये वाला भी क्वेश्चन, तो इसका भी वैसे ही होगा। चलो प्रूफ के लिए फिर से चलते हैं हमारा आंसर की में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो इसका आंसर हमारा क्या है, अदृश्य प्रेरणा शक्ति। क्या होगा इसका आंसर हमारा, अदृश्य प्रेरणा शक्ति। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा हो गया हमारा, अब सातवें पे हम। सातवां हमारा, सेतु निर्माण ने किस लाभ की ओर संकेत दिया। मतलब जो हमारा सेतु था उसके निर्माण ने किस किस बात की ओर, किस लाभ की ओर क्या दिया था, संकेत दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे बता रहा है निराशा और हताशा की ओर। ठीक है, निराशा और हताशा की वृद्धि की ओर संकेत दिया। ऑप्शन बी हमारा बता रहा है प्रलय विनाश की ओर स्थिति का अंत। ठीक है, मतलब प्रलय और विनाश की ओर संकेत दिया था। ठीक है, और आगे बढ़ने में रुकावट की ओर क्या दिया था, संकेत दिया था। आगे बढ़ते हैं, डी हमारा बता रहा है आगे बढ़ने का उत्साह। ठीक है, ये निराशा और जो भी हमारा क्या कहते हैं सेतु निर्माण ने किस प्रकार जो भी अपना क्या कहते हैं लाभ है उसकी ओर संकेत कैसे किया। ठीक है, ये हमें चार जो भी चीजें हैं, चार ऑप्शन हमें बता रखी है, इन्हीं ऑप्शन को हमें पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, इन्हीं में से एक आंसर होगा। चलो अब आंसर की पे चलते हैं सीधा। हाँ, तो हमारा आंसर होगा इसका प्रलय विनाश की स्थिति का अंत। ठीक है, मतलब जो भी हमारा विनाश है, डिस्ट्रॉय वगैरह करने की बात हो रही है इधर, तो अपना कहते हैं प्रलय और विनाश की स्थिति की ओर, प्रलय और विनाश की स्थिति का अंत, मतलब जो भी प्रलय और विनाश की स्थिति है उसके अंत की बात हो रही है। किसकी, अंत की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब सीधा। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, इसमें बात हो रही है पद्यांश में प्रयुक्त पंक्ति जो भी असंख्या सोते जो भी कुल बुलाते हैं मैं सोते प्रति का अर्थ क्या है। मतलब कि हमें क्या कहते हैं एक पंक्ति दे दी कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ बताना है। ठीक है, असंख्या सोते कुल बुलाते में सोते प्रति का अर्थ क्या है। ठीक है, देखते हैं अब इसका आंसर की मैं आंसर। बाकी जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बात हो रही है, पहला ऑप्शन हमारा पानी के स्रोत का, दूसरा ऑप्शन हमारा कीड़े मकोड़े का, तीसरा ऑप्शन हमारा रंगने वाले जीवों का, रंगने वाले जीवों का, चौथा ऑप्शन हमारा असंतुष्ट मनुष्यों का। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं जो इस पंक्ति का अर्थ वगैरह है कुछ उसके बारे में बता रहा है पद्यांश के से पढ़ के। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपना सीधा। आंसर की है हमारा, आंसर की में हमारा आंसर है डी है, असंतुष्ट मनुष्य का। ठीक है, जो भी हमारा कुल बुलाते का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिकर्थ क्या हो जाएगा, डी असंतुष्ट मनुष्य का। ठीक है, जो मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारा, असंतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई खुजली रह जाती है वही क्या होता है, असंतुष्ट मनुष्य हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बात हो रही है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सार्वधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब कि हमें फिर से गद्यांश दिया है, ठीक है, उसको पढ़ना है और जो भी नीचे उसके जो भी गद्यांश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देना है। सिंपल है। ठीक है, ये आपको करवाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो भी ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यूज में से जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी में से रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अगर ये कर लिया तो तुम्हारा हिंदी में फायदा, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, अगर ये वाली तुमने जो भी क्वेश्चन पेपर है इनको एक बार ध्यान से देख लिया।
चलो देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। ये तो और इजी होता है, कविता थोड़ी हार्ड होती है, पर ये जो अपना गद्यांश होता है, जो अपनी पठित जो भी कविता थी पहले, वो हार्ड होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है उसका अर्थ वगैरह ढूंढना। पर लेकिन जो भी गद्यांश है ना तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। अगर इसमें से तुमने नंबर खींच लिए ना तो समझ लो तुम्हारा हो गया काम, ठीक है। हिंदी में तो तुम्हारा हो गया, मान के चलो 90 तो कर ही दोगे। चलो देखते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन है, सत्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने में कौन सी इंद्रियां सहयोग करती हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सत्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने में कौन सी इंद्रियां सहयोग करती है। ठीक है, सत्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने में कौन सी इंद्रियां क्या करती है, सहयोग करती है। देखते हैं इसका जो अपना पहला है, ए है, क्या बता रहा है, नाक, और बी क्या बता रहा है, कान, और सी क्या बता रहा है, आंख, और डी क्या बता रहा है, मुख। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, बताओ सत्य की उसी रूप में प्रस्तुत करने में कौन सी इंद्रियां सहयोग करती है। मतलब जब हम सच बोलेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी की कौन सी इंद्रियां हैं जो उसको प्रस्तुत करने में सहयोग करती है। ठीक है, जैसे कि मेरे को कुछ बोलना है, ठीक है, तो मैं अपनी बॉडी की कौन सी इंद्रियों से बोलूंगा। ठीक है, सिंपल है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज बोलने के लिए, सत्य क्या किसी भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए हमें मुंह खोलने की क्या होती है, जरूरत होती है। सिंपल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी है। अब अपना सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। ये तो मेरा आईक्यू लेवल लग गया बस थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखते हैं, सत्यवादी होने के लिए मानव में होना चाहिए, मतलब सत्यवादी होने के लिए मानव में क्या होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें बताना है कि सत्यवादी होने के लिए मानव में क्या होना चाहिए। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र होने में मानव में क्या होना चाहिए, दयालुता, मतलब कि दया वया आ जाए जल्दी से, जो भी होता है करुणा वगैरह। बी ऑप्शन है हमारा परोपकारिता। ठीक है, परोपकारिता। सी ऑप्शन है हमारा शिशुणता, शिशुणता, और डी हमारा क्या है, निष्कपटता, निष्कपटता। ठीक है, अब तुमको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। ए दयालुता, बी परोपकारिता, सी हमारा शिशुणता, और डी हमारा निष्कपटता। ठीक है, सोचो और बताओ। चलो जब तक हम चलते हैं अपना आंसर की पेपर। हाँ, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, बी, डी हो गया। डी हो गया हमारा किसका आंसर, दूसरे का आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया, निष्कपटता। ठीक है, जो भी तुम्हारा गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ो, आंसर बड़े प्यार से मिलेगा। बल्कि जो भी क्या कहते हैं, इंग्लिश के जो भी तुम्हारे पैसेज है वो आजकल हार्ड आने लगे। ठीक है, बाकी जो हिंदी के हैं वो इजी आते हैं, उसमें तुम लाइन बाय लाइन सीधा यूं ढूंढ लोगे, यूं मार्क कर लोगे, प्यार से मार्क कर लोगे बड़े आराम से। बाकी जो तुम्हारा इंग्लिश का होता है उसमें अब थोड़ी सी मुश्किल आ गई है पहले के कंपैरिजन में। जो हमारा हिंदी का है वो अभी भी पहले जैसा आसान ही आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, इसका डी है। तो सिंपल सा है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा क्या कहते हैं तीसरा क्वेश्चन है। इसमें बात हो रही है गद्यांश में आए तरतम्य का अर्थ है। ठीक है, गद्यांश में आए तरतम्य का अर्थ क्या है। ठीक है, इसमें बताना है कि गद्यांश में आए तरतम्य का अर्थ क्या है। तांबे का तार और जोड़ मेल, और क्या क्या बता रहा है इसमें, तात्पर्यता और तीर कमान। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, तांबे का तार, जोड़ मेल, तात्पर्यता और तीर कमान, ये चार ऑप्शन दिए। चारों ही थोड़े बहुत, इनमें से जो चार है, इनमें से जो तीन है ये तो मिलते जुलते ही लग रहे हैं। अब ये तो मेरे को, ये तो तुम हटा ही दोगे सोच के, क्या कहते हैं जोड़ मिल का कैसे होगा, ये ता से शुरू हो रहा है, ये तीनों ता से शुरू हो रहे हैं, तो यही आंसर होगा। बाकी तुम गद्यांश पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड आंसर होगा इसका। ठीक है, देखते हैं अब अपना, इसका आंसर है हमारा जोड़ मेल। ठीक है, सबसे अलग जोड़ मेल है हमारा इसका आंसर। क्या हो गया, जोड़ मेल। जो तुम सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या आंसर है हमारा इसका, बी, जोड़ मेल। ठीक है, अपोजिट ही निकला है बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना आराम से। अगला क्वेश्चन है हमारा गद्यांश, हाँ ये तो हो गया, झूठी बात पकड़ में आ जाने पर क्या परिणाम होता है। मतलब कि झूठी बात पकड़ में आ जाने पर क्या परिणाम होता है, जब झूठ बोलो और पकड़े जाओ तो उसको क्या परिणाम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए बदनामी और दुर्व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन बी प्रहार और आघात, ऑप्शन सी अविश्वास और अपमान, ऑप्शन डी दुष्प्रचार और कलंक। ठीक है, चारों ऑप्शन ही बहुत संगीन और बहुत अश्लील, अश्लील तो नहीं है, संगीन लग रहे हैं। क्योंकि जो भी बदनामी होगी, दुर्व्यवहार होगा, प्रहार होगा, आघात होगा,
और अविश्वास और अपमान होगा और दुष्प्रचार और कलंक होगा। ठीक है, मतलब कि जिसने झूठ बोला पकड़ा गया भाई तो कलंकित है। ठीक है, ये और उसके ऊपर प्रहार करो, आघात पहुंचाओ उसे, ये सारी चीजें क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ही। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसका आंसर ये देखते हैं, अविश्वास और अपमान। ठीक है, नॉर्मल सा हमारा इसका आंसर क्या है, अविश्वास और अपमान। ठीक है, मतलब झूठ बोला है किसी ने तो उसको मार थोड़ी ना देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, अविश्वास और अपमान। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपना, आगे है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं पांचवा है इस वाले पैरा का, इस वाले गद्यांश का। गद्यांश के अनुसार सत्य बोलने वाला किसका है। ठीक है, हित हित नहीं करता, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन बता रहा है कि गद्यांश के अनुसार सत्य बोलने वाला किसका है। ठीक है, हित नहीं करता, उपकार नहीं करता, और उद्धार नहीं करता, और अहित नहीं करता। ठीक है, सत्य बोलने वाला किसका है, जो हित नहीं करता, जो उपकार नहीं करता, जो उद्धार नहीं करता, और जो क्या कहते हैं जो भी अहित नहीं करता, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सार्वधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों चुनना है। ठीक है, मतलब एक काव्यांश दे रखा है हमें, उसको पढ़ना है, क्या करना है, उसको रीड करना है हमें। रीड करने के बाद जो भी नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देना है। सिंपल है हमारा। जो क्या कहते हैं काव्यांश है ये तुम्हारा किस में से लिया गया है, कविता में से लिया गया है। ठीक है, कौन, उस कविता के लेखक कौन थे, लेखक कौन थे इस कविता के, जो हमारी तोड़ो कविता थी उसके लेखक कौन थे, उसके लेखक थे रघुवीर सहाय। क्या नाम था उनका, रघुवीर सहाय। इस कविता के जो लेखक थे उनका नाम ये था। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में बात हो रही है कविता को पढ़ना है, जो भी काव्यांश दे रखा है उसको पढ़ना है, और सिंपली जो नीचे क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बात हो रही है कि काव्यांश में चरती प्रति शब्द का क्या अर्थ है। मतलब जो हमारा काव्यांश ऊपर दे रखा है उसमें जो हमारा चरती प्रति वर्ड है, शब्द है जो हमारा, इसका क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, ये बताना है तुम्हें। तो उसका मीनिंग जो तुम्हारा होगा वो कविता के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर तुमने कविता पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि चरती प्रति वर्ड का क्या मतलब है, जो कवि है वो चरती प्रति वर्ड से क्या दिखाना चाह रहा था। अगर तुमने कविता ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा। तो इसका आंसर क्या हमारा उपजाऊ जमीन होगा। ऑप्शन ए में उपजाऊ जमीन है, ऑप्शन बी में ऊसर जमीन है, ऑप्शन सी में चरगाह के लिए छोड़ी गई जमीन है, ऑप्शन डी में मकान बनाने वाली जमीन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तुम्हें कविता पढ़नी है। ठीक है, सिंपल है। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर वैसे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इस कविता में कवि ने किसकी बात करी है, चरती प्रति से चरगाह की छोड़ी गई जमीन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन हमारा, काव्यांश में मिट्टी के रस का क्या गुण बताया गया है। मतलब इस जो काव्यांश है इसमें मिट्टी के रस का क्या गुण बताया है। ठीक है, ये बताना है। जो हमारा ऑप्शन ए है इसमें बात हो रही है अनाज के बीज को निगल जाना, ऑप्शन बी में बात हो रही है कि बीज को सहरा देना, ऑप्शन सी में बात हो रही है कि बीज को गला देना, ऑप्शन डी में बात हो रही है बीज का पोषण करना। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें आंसर बताना है। तो हमारा आंसर क्या है, सिंपली कविता के अकॉर्डिंग, काव्यांश के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, डी है। ठीक है, बिना रुके आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा वो थर्ड है। ठीक है, इस वाले काव्यांश का तीसरा क्वेश्चन है, मन की खोज से कवि क्या आशय है, कवि का क्या आशय है। मन की खोज से कवि है जो हमारा, उसका क्या आशय है, उसका क्या मतलब है मन की खोज से। ठीक है, ऑप्शन ए में बात कर रहा है मन की ईर्ष्या से, ऑप्शन बी में बात कर रहा है मन की झुंझलाहट से, ऑप्शन सी में बात कर रहा है कि मन का अहंकार, ऑप्शन डी में बात कर रहा है कि मन का आलस से। ठीक है, जो मन की खीज है उससे कवि का क्या आशय, क्या मतलब है, ये बताना है हमें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। कविता पढ़ना बहुत जरूरी है अगर ऐसे क्वेश्चन तो वही सॉल्व करने फटाफट। तो अपना जो ऑप्शन 4 है ये पूछ रहा है कि मन की खीज हटाकर कवि क्या करना चाहता था। जो कवि है वो मन की खीज को हटाकर क्या करना चाहता था, सिंपल है। तो ऑप्शन ई में क्या बात हो रही है, सर्जन कार्य, ऑप्शन बी में बात हो रही है गीत गायन, ऑप्शन सी में बात हो रही है कि प्रयाश्चित करना चाहता था, ऑप्शन डी में बात हो रही है तीर्थटन करना चाहता था। जो कविता के अकॉर्डिंग हमारा, काव्यांश के अकॉर्डिंग आंसर क्या है हमारा, ए। ठीक है, इस वाले ऑप्शन का हमारा आंसर क्या है, ए क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा 5वां क्वेश्चन है इस वाले काव्यांश का, ये क्या पूछ रहा है, देखो, खेतों की गुड़ाई करने पर क्या होगा। जो हमारा खेत है उसकी गुड़ाई करने पर क्या होगा, ये बताना हमें काव्यांश को पढ़ के।
ऑप्शन ए में बात हो रही है हल चलाना आसान होगा, ऑप्शन बी में बात हो रही है बीज बोना आसान हो जाएगा, ऑप्शन सी में बात हो रही है खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी में बात हो रही है खेतों की सिंचाई करना आसान हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो हमारा करेक्ट है काव्यांश के अकॉर्डिंग वो हमारा कौन सा है, सी। ठीक है, खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, खेतों की जो उर्वरकता शक्ति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 आ गया हमारा। इसमें बात हो रही है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों के सारथी को वाले उपयुक्त विकल्प को चुनकर देखिए। मतलब कि भाई पहले की तरह हमें गद्यांश दे दिया, गद्यांश को पढ़ के हमें क्या क्या देना है, आंसर देना है। नीचे क्वेश्चन है एमसीक्यू हमारे, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और हमें क्या देना है, आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे सीधा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गद्यांश में लेखक ने उजागर किया है। ठीक है, सिंपल है हमारा, जो अगर तुम ये पढ़ोगे, ठीक है, अगर तुम गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे, जो भी तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें टाइम देके, तो तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन है जो सोल्व नहीं हो पाएगा, सारे क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो गए। अगर अभी मैं इसको पढ़ने बैठा तो पहले की तरह हमारा टाइम जो होगा वेस्ट हो जाएगा। तो अपना क्या कहते हैं, वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं। गद्यांश में लेखक ने उजागर किया है, क्या उजागर किया, ऑप्शन ए में बात हो रही है किसकी, कुटच की भिक्षावृत्ता को, ऑप्शन बी में बात हो रही है कुटच के स्वाभिमान को, ऑप्शन सी में बात हो रही है कुटच के स्वार्थ को, ऑप्शन डी में बात हो रही है कुटच के कटुकारित को। ठीक है, तुम्हें बताना है कि जो अपना क्या कहते हैं गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या उजागर किया। कुटज तो है तुम्हारा वो चैप्टर है, अंतरा बुक में तुम्हारा क्या है, कुटज एक चैप्टर है जिसमें क्या कहते हैं लेखक ने क्या उजागर किया ये बताना है। ठीक है, जो अपना क्या कहते हैं कुटज चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी, क्योंकि लेखक ने कुटज के स्वाभिमान को क्या किया था, उजागर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवधूत शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, क्या, अवधूत शब्द का क्या अर्थ है। सिंपल है, देखते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है धूनी का रमाने वाला, ऑप्शन बी बोल रहा है धुआं पीने वाला, ऑप्शन सी बोल रहा है कि विरक्त सन्यासी, ऑप्शन डी बोल रहा है कि सिद्ध महात्मा। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि अवधूत जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। सिंपल है, इसका अर्थ जो हमारा कहते हैं जो कुटच के अकॉर्डिंग क्या है, जो गद्यांश है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सी, विरक्त सन्यासी क्या है हमारा इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, दांत निपोरना मुहावरे का क्या अर्थ है। जो हमारा क्या कहते हैं दांत निपोरने के मुहावरे का अर्थ क्या है। निपोरना मतलब कि मान के चलो दांत पीसने वगैरह का क्या अर्थ है। सिंपल है, तो अपना क्या कहते हैं, ए है दांत चमकाना, बी है खुशामद करना, ऑप्शन सी दांत गाड़ना, ऑप्शन डी दांत दिखाना। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, दांत गाड़ना, खुशामद करना, जो हमारा क्या कहता है दांत दिखाना, दांत गाड़ना, ये हमारे चार ऑप्शन है। तुम्हें बताना है कि दांत निपोरने वाले मुहावरे का क्या अर्थ है। जो हमारा क्या कहते हैं गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या अर्थ होगा, बी, खुशामद करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है कि गद्यांश में भीष्म पितामह की तुलना किससे की गई है। भीष्म पितामह का तो सबने नाम सुना ही होगा महाभारत में। ठीक है, तो उनकी तुलना, जो उनका कंपैरिजन है गद्यांश में किससे किया गया है, किससे किया गया है ये बताना है गद्यांश को पढ़ के। शांति दूत से, देवता दूत से, अवधूत से या मेघदूत से, बताओ। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताना है। चलो, किससे की गई है उनकी तुलना, अवधूत से। ठीक है, उनकी तुलना किससे की गई है, अवधूत से। गद्यांश के अकॉर्डिंग जो अपने क्या कहते हैं भीष्म है, जो अपने भीष्म जी हैं, उनकी तुलना पितामह भीष्म की तुलना किससे गई है, अवधूत से की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुटच क्या केवल जी रहा है। ठीक है, इसका आशय क्या है, जो अपना कुटच है वो क्या केवल जी रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इससे आशय क्या है कवि का। ठीक है, इससे कवि क्या कहना चाह रहा है ये बताना है। कुटच जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, ऑप्शन ए। कुटच इच्छा नहीं होते हुए भी विवश होकर जी रहा है। ठीक है, कुटच की इच्छा नहीं है फिर भी वो जी रहा है, ऑप्शन बी ये कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कुटच दुखी और हारे मन से जी रहा है, कुटच जो हमारा सैड है और जो कहते हैं हारे मन से जी रहा है। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है कुटच शांत से स्वभावी अपने स्वाभिमान पूर्वक से जी रहा है, मतलब कि कुटच जो है वो अपने अलग एटीट्यूड में जी रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। जो हमारा आंसर क्या है, डी, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना। चलो, ये जो हमारे क्वेश्चन है पूरा
पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, मतलब कि जो हमारे ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारी पाठ्य पुस्तक, जो भी तुम्हारी अंतराल जो भी पुस्तक है उन पे आधारित है जो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई गद्यांश पद्यांश नहीं है। पढ़ते हैं हमारे छठा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर, मतलब कि वही है कि हमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है, और आंसर देने हैं। ऑप्शन दे दिए गए हमें। सूरदास पोटली में रखे पैसों से क्या करना चाहता था? तुमने चैप्टर पढ़ा होगा सूरदास की झोपड़ी वगैरह का, उसी में से ये क्वेश्चन हमारा उठ के आया है। जो हमारा ऑप्शन है इसमें बात हो रही है क्या, झोपड़ी की मरम्मत करवाना चाहता था अपनी पोटली वाले पैसों से। बी हमारा कपड़े खरीदना चाहता था पोटली वाले पैसों से। सी हमारा तीर्थटन करना चाहता था अपने पोटली वाले पैसों से। और डी है हमारा पूर्वजों का पिंड दान करना चाहता था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा करेक्ट डी है। जो सूरदास है वो अपने पोटली में धरे पैसों से क्या क्या करना चाहता था, अपने जो भी पूर्वज है उनका पिंड दान करना चाहता था। अब अपना आगे बढ़ते हैं। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? ठीक है, कारण बताना है कि जो भैरव है उसने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। आगे बढ़ते देखते जरा। सूरदास को बेघर करने की इच्छा से, ये भी नहीं हो सकता। सूरदास की जमा पूंजी लेने की इच्छा से, ये भी नहीं हो सकता। सूरदास की ईर्ष्या होने के कारण, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अपमान और बदनामी से बदला लेने के कारण, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो भैरव है उसकी जो पत्नी है या बीवी है सुभागी है, वो क्या कहते हैं अक्सर सूरदास की झोपड़ी में जाके छुप जाया करते हैं, जिससे उसकी क्या कहते हैं भैरव की गलत इमेज क्रिएट हो रही होगी। तो इसी वजह से वो अपनी बदनामी और अपमान का बदला लेने के लिए वो क्या करता है, उसकी झोपड़ी में क्या क्या कर देता है, आग लगा देता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक किस शास्त्रीय गायिका या गायिका का नाम लिया। मतलब जो अपना बिस्कोर की माटी जो तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो लेखक ने क्या कहते हैं कौन से गायक या गायिका का नाम लिया था, ठीक है। अगर तुमने चैप्टर पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि तो बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने क्या कहते हैं कौन सी गायक का नाम लिया था। किसका लिया था? बड़े गुलाम अली खां जी का नाम लिया था, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। जो हमारा क्या कहते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही है, डी। आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है, इसमें बात हो रही है बिस्कोर की माटी पाठ में सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध किससे जोड़ा था। मतलब कि जो बिस्कोर की माटी पाठ में सांप, महामारी या फिर जो भी कहते हैं देवी चुड़ैल वगैरह है, इसका रिलेशन किससे जोड़ा था, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए में बात कर रही है चैत की चांदनी। ऑप्शन बी में बात हो रही है फूलों की गंध। ऑप्शन सी में बात हो रही है नीम के फूल और पत्ते। ऑप्शन डी में बात हो रही है चांदनी रात की बरसात, ठीक है। जो हमारा बिस्कोर की माटी वाला पार्ट है उसमें क्या कहते हैं हमने ज्यादातर फूलों के बारे में भी पढ़ा है, अगर तुम्हें याद हो तो हमारा क्या कहते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि फूलों का ही रिलेशन किससे किया गया था, महामारी से, देवी से, चुड़ैल से, और क्या कहते हैं इन सब चीजों से फूलों का रिलेशन किया गया। देखते हैं अब आगे। बिस्कोर की माटी में कमल के पत्ते को क्या कहा जाता था। मतलब जो भी बिस्कोर की माटी तुम्हारा चैप्टर है उसमें कमल के पत्ते को क्या 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 कहा जाता था। अगर तुमने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि जो कमल का पत्ता है उसको बिस्कोर की माटी वाले पार्ट में पुराइन कहा गया था। क्या कहा गया था, पुराइन। ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं छठा ऑप्शन है, इसमें बात हो रही है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर हाथी पाला नामकरण का कारण आधार है, ठीक है। मतलब जो हमारा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, ये भी क्या कहते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया हमारा। तो इसमें हमें बताना है कि इसके आधार पर हाथी पाल नामकरण का क्या आधार है, आधार या कारण बताना, ठीक है। नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठना, ऑप्शन ए। और बी हमारा नदी के किनारे हाथियों का पाला जाना, ठीक है। जो हमारा रिवर है उसके किनारे जो भी एलिफेंट है उनको पालना सिंपल है हमारा। सी ए ऑप्शन है हमारा नदी पार करते समय हाथियों का डर। डी है हमारा नदी किनारे के जंगल में हाथियों का पाया जाना, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ए या बी। अब तुम्हें बताना, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी। हाँ तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा, हाँ इसका आंसर हम सही सोच रहे थे। इसका आंसर क्या है हमारा, ए। क्या है हमारा, ए। जो हमारा छठा है उसका आंसर क्या निकला हमारा, ए। मैं कह रहा था ना ए या बी होगा, क्योंकि इसमें नदी 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 3-4 बार नदी को कंटिन्यू कर दिया, उसी में हाथी को जोड़ दिया,
तो ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बाकी तुम होना मत, अगर तुम्हारी चैप्टर पे जो भी कमांड है वो अच्छी होगी तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। 56 के काल में मालवा के लोगों द्वारा भूख प्यास का सामना कर पाने का क्या कारण था? कर पाने का कारण था, इसमें बताना है जो 56 के काल में मालवा के लोगों द्वारा भूख प्यास का सामना कर पाने का कारण था, मतलब जो 56 का काल चल रहा था उसमें क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं लोग थे वो भूख प्यास का सामना कर पाने का क्या कारण था, ये बताना है। ए है जो हमारा इसी में बात हो रही है, उनकी इच्छा शक्ति का दृढ़ होना, अपने जल स्रोतों का संरक्षण करना, एकजुट होकर विपत्ति का सामना करना, और डी सरकारी सहायता का समय पर पहुंचना। ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग तुम्हारा है जो भी तुम्हारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? बी। 56 के काल में जो अपना होता था जल स्रोत का संरक्षण करना। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं 56 का काल है, इसमें क्या कहते हैं क्या होता था? जल स्रोत का संरक्षण करना होता था। बाकी अब आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, आगे हमारा निम्नलिखित 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग क्या कहते हैं 100 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमें क्या कहते हैं 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 शीर्षक पर दिए गए हैं, जिसमें क्या कहते हैं किसी एक पे क्या कहते हैं हमें रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, पहला दिया गया जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दूसरा में दिया गया जो भी शीर्षक है कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो होगी सफलता क्यों नहीं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से तुम्हें किसी एक को चूज करना है और किसी एक के ऊपर क्या लिखना है, लगभग 100 से 100 शब्द लिखने हैं। ठीक है, सिंपल है, 100 वर्ड लिखने हैं तुम्हें, इजी है, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारा हिंदी सब्जेक्ट है इसमें तुम थोड़ा ऊपर ही की जो भी 4-5 लाइनें उसको करेक्ट लिखो, और जो नीचे की उसमें थोड़ा तुम ऊपर नीचे कर भी सकते हो, सिंपल है। बाकी जो तुम्हारी ऊपर की 4-5 लाइनें होनी चाहिए, 3-4 लाइनें होनी चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी एग्जामिनर है जो तुम्हें पूरे नंबर देगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 100 वर्ड लिखने के या 200 वर्ड लिखने के, तो तुम्हें क्या कहते हैं जो भी ऊपर की लाइनें होती हैं उनको अच्छे से लिखना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाता है शुरुआत में, तो एंड में इतना घुसता नहीं हो पेपर में। बाकी आगे देखते हैं, तुम कर लोगे आराम से। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, मतलब किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने कितने शब्द में? 60 शब्द में लिखने हैं। कविता रचना में किन घटकों का महत्व होता है, और खा बता रहा है कि नाटक में संवाद की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण दर्शकों तक आसानी से इन्हें संप्रेषित किया जा सकता है। कहानी में किन तत्वों का महत्व होता है। ठीक है, दो प्रश्नों पे हमें क्या कहते हैं 60 शब्द लिखने हैं, 60 वर्ड लिखने हैं, ज्यादा नहीं। जो हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा लगभग इसमें से कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का है, तो तुम्हें क्या कहते हैं 2 क्वेश्चन पे कितने वर्ड लिखने हैं? 60 लिखने हैं, ज्यादा मत लिखना क्योंकि 3 नंबर का है। ठीक है, और जो भी बड़े क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब एक बार इसकी आंसर की चेक करते हैं हम। हाँ ये रहा। ठीक है, देखो इसमें तो कहाँ पे लिखा है भाषा का सम्यक ज्ञान। ठीक है, जो हमारा का जो आंसर है भाषा का सम्यक ज्ञान हो गया। और जो क्या कहते हैं दूसरा पॉइंट है उचित शब्द विन्यास, जो हमारा क्या कहते हैं कविता लेखन में जो भी क्या कहते हैं चीजें संप्रेषित करने के लिए जरूरी होती है वो बता रहा है ये। और प्रचलित एवं सहज भाषा शैली का प्रयोग, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे लोग समझ पाए। और संकेतों या चिन्हों का प्रयोग, बिंब और छंद का अनुशासन। और जो हमारा क्या कहता है लास्ट ऑप्शन है समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्ति की जानकारी। और जो हमारा अगला पॉइंट है नवीन दृष्टि या प्रतिभा। ठीक है, ये लगभग क्या कहते हैं ये मोटे मोटे पॉइंट बता दिए तुम्हें, ऐसा ही आंसर होगा। अब अगला देख लेते हैं हम खागा। संवाद संक्षिप्त स्वाभाविक तथा संकेतिक होता है। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं अगला है जो खा का आंसर है हमारा, जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े थे उसका आंसर बता रहा है। ठीक है, संवाद क्रियात्मक पूर्ण से दृश्य बनाने की योग्यता से परिपूर्ण है। ठीक है, जो संवाद है क्रियात्मक पूर्ण से जो क्या कहते हैं दृश्य बनाने की योग्यता से परिपूर्ण है। शाब्दिक अर्थ से अधिक व्यंजनापूर्ण है और शब्दों में ध्यान रखते हैं। और मौन तथा अंधकार अथवा ध्वनि से प्रभावित संवाद पात्र एवं चरित्र के अनुकूल है। ठीक है, और क्या कहते हैं परिवेश के अनुरूप है। ठीक है, परिवेश के अनुरूप है। बाकी अपना जब क्वेश्चन बोलते हैं हमारा हो गया, हमने क्या कहते हैं इसके 2 क्वेश्चन कर लिए, कौन से का और खा। ठीक है, इसके जो भी मोटे मोटे पॉइंट थे हमने का और खा क्या क्या कर लिया हमने
कंप्लीट कर लिए। मोटे मोटे पॉइंट थे, बाकी ये जो क्वेश्चन है इनको तुम अच्छे से क्या कहते हैं तैयार करके जाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, जो हमारा इस वाले क्वेश्चन पेपर का है नोवा क्वेश्चन। इस नोवा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखने हैं। मतलब कि जो नीचे हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से हर जो एक क्वेश्चन है उसका भी 60 वर्ड में लिखना है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका भी जो हमारे 60 शब्द है उनमें आंसर लिखना है, ठीक है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि जो फीचर लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, इसकी विशेषता क्या है। जो हमारा फीचर लेखन होता है इसमें किस शैली का प्रयोग किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, ये बताना हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। देखते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें फीचर लेखन का किस शैली का प्रयोग किया जाता है और उसकी विशेषताएं बतानी है। अब आंसर की में चलते हैं डायरेक्ट। तो आंसर की में जो बता रहा है कि फीचर लेखन में सुव्यवस्थित शैली का प्रयोग किया जाता है और सर्जनात्मक शैली का और आत्मनिष्ठा लेखन होने के कारण अधिकांशत और कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारा फीचर लेखन होता है इसके अंदर सुव्यवस्थित शैली का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारे क्या कहते हैं सर्जनात्मक शैली आत्मनिष्ठ लेखन होने के कारण अधिकांशत कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक आत्मनिष्ठ लेखन है, ठीक है, इसी कारण से क्या कहते हैं इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं एक बारी। लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं दर्शाने का अवसर, ठीक है। जो उसकी विशेषताओं में हमारा क्या आ जाएगा, लेखक के पास क्या होता है अपनी राय, अपना दृष्टिकोण, अपनी भावनाएं दर्शाने का क्या होता है अवसर होता है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा सरल, रूपात्मक और आकर्षक और क्या कहते हैं सर्गीभृत लेखन, ठीक है। जो हमारा क्या होगा विशेषताओं में सरल, रूपात्मक और आकर्षक और सर्गीभृत लेखन आ जाएगा इसमें। जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें बात हो रही है कि प्रारंभ, मध्य और अंत का एक सुगठित ढांचा। मतलब कि जो हमारा फीचर लेखन में जो विशेषता होती है इसमें क्या कहते हैं प्रारंभ और मध्य अंत का एक सुव्यवस्थित क्या होता है ढांचा होता है, सुगठित क्या होता है ढांचा होता है। और उद्देश्य के इर्द गिर्द गुंथे हुए तथ्य, विचार और सूचनाएं होती है, ठीक है। जो अपना उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है फीचर लेखन लिखने का, उसके इर्द गिर्द गुंथे हुए तथ्य, विचार और सूचनाएं होती है, ये इसकी विशेषता है। और अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंध होता है, ठीक है। जो फीचर लेखन की विशेषताएं हैं उसमें ये जितने पॉइंट है ये सारे आ जाएंगे, अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित आ जाएगा। उद्देश्य वह इर्द गिर्द के गुथे हुए तथ्य, विचार और सूचनाएं आ जाएगी। प्रारंभ और मध्य और अंत के में क्या कहता है इसको एक सुगठित ढांचे की तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इसका अच्छा खासा ध्यान रख के लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा खा है इस वाले क्वेश्चन का। संपादकीय लेखन किसे कहते हैं ये बताना। संपादकीय लेखन किसे कहते हैं, समाचार पत्र में इसका क्या महत्व है। जो हमारा संपादकीय लेखन होता है ये क्या होता है, ये होता क्या है ये बताना है हमें, और इसका क्या कहते हैं समाचार पत्र में क्या महत्व है ये बताना है। सिंपल है, ठीक है। अब आंसर की में चलते हैं डायरेक्ट। चलो आंसर की में चलते हैं। आंसर की में हमारा जो खा का बता रहा है कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेखन अखबार की अपनी आवाज है, ठीक है। जो क्या कहते हैं संपादकीय पृष्ठ मतलब क्या होता है पेज, पेपर हो गया। जो पेजों पे प्रकाशित जो लेखन होता है ये अखबार की अपनी आवाज है। जो अपना संपादकीय लेखन होता है ये अखबार की अपनी आवाज है। सिंपल है हमारा, ठीक है। ये होता है अपना संपादकीय लेखन। अब आगे बढ़ते हैं, इसका समाचार पत्र में क्या महत्व है ये देखते हैं। इस लेख में संपादक और उसके सहयोगियों द्वारा विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर राय विमर्श करी जाती है। मतलब जो संपादकीय लेखन होता है इसमें क्या कहते हैं जो संपादक और उसके जो भी सहयोगी होते हैं उनके द्वारा विभिन्न घटनाओं पर, जो समाचारों पर राय व्यक्त करी जाती है। दूसरा पॉइंट हमारा प्रमुख राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर वैचारिक टिप्पणी होती है, ठीक है। जो प्रमुख राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी घटनाएं होती है उन पर क्या कहते हैं वैचारिक टिप्पणियां होती है, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें हमारा। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा संपादकीय किसी तत्कालिक विषय पर प्रमुख लेख है, ठीक है। जो अपना संपादकीय लेखन है वो किसी तत्कालिक विषय पर प्रमुख लेख है। मतलब कोई भी तत्काल में, मतलब कोई भी क्या कहते हैं इंसिडेंटली जो भी हमारा प्रेजेंट टाइम है उसमें अगर कुछ घटना घटित होती है तो उसका प्रमुख लेख क्या होगा अपना संपादकीय लेखन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 10वां।
पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। मतलब कि जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जो तुम्हारे क्वेश्चन है चैप्टर या तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग है। सिंपल है, अगर तुमने चैप्टर या वो कविता पढ़ी है तो तुम ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर दे पाओगे। ठीक है, ये इसमें पैसेज वैसेज का कोई भी गद्दे पद्दे का रोल नहीं है, बाकी तुमने चैप्टर पढ़े हैं तभी तुम कर पाओगे, इसलिए चैप्टर पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है। जो हमारा का है ये पूछ रहा है कि और 40 शब्दों में आंसर देना है। कितने शब्दों में? 40 शब्दों में आंसर देना है। जो अपना पहला क्वेश्चन है, गिया गिया नहीं हार रही होई डोरा, ये क्या कहते हैं? किसी कविता की पंक्ति है ये, गिया नहीं हार रही होई डोरा। ठीक है, पंक्ति के संदर्भ में रानी नागमती की विरह की दशा का वर्णन करना है। मतलब कि जो रानी नागमती है उनकी विरह की दशा का क्या क्या करना है? वर्णन करना है कि जो ये पंक्ति दी है, ठीक है, इसमें हमें बताना है जो रानी नागमती है उनकी विरह की दशा कैसी है। ठीक है, अब आंसर की में चलते सीधा। चलो ये रहा अपना आंसर, विरह के कारण अत्यंत दयनीय स्थिति। ठीक है, जो क्या कहते हैं रानी नागमती है उनकी विरह के कारण क्या हो गई है? अत्यंत दयनीय स्थिति, मतलब जो उनकी स्थिति है काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, प्राकृतिक अपादनों के कारण विरह वेदना उद्दीपित हो जाना। ठीक है, जो भी क्या कहते हैं प्राकृतिक अपदानों के कारण जो उनकी विरह वेदना है वो क्या हो गई है? उद्दीत हो गई है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें बात हो रही है कि क्षीण हो जाने के कारण आभूषण भी ना पहन पाना। देखो जो वो क्या हो गई है? क्षीण हो गई है, और उसी के कारण वो आभूषण भी नहीं पहन पा रही है। कौन? रानी नागमती जो हमारी है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, विरह रूपी अग्नि का नागमती को जलाकर मानो अपने साथ उड़ाकर ले जाना। ठीक है, जो विरह रूपिन अग्नि का जो क्या कहते हैं उससे क्या हुआ है? नागमती को जलाकर मानो अपने साथ उड़ाकर ले जाना। ठीक है, जो विरह रूपन अग्नि है, जो विरह की अग्नि जो जल रही है वो क्या कर रही है? रानी नागमती को जलाकर मानो अपने साथ उड़ाकर ले जा रही है। सिंपल है, ये था हमारा खा का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना खा है ये पूछ रहा है कि मैंने देखा एक बूंद, एक कविता है। ठीक है, कवि बूंद बूंद के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? जो मैंने देखा एक बूंद जो तुम्हारी कविता है, वो कवि जो है वो एक बूंद के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? तुम्हें सिंपल सा ये बताना है। इसमें क्या कहते हैं जो मेन रोल निभा रही है इस कविता में बूंद है, और बूंद के माध्यम से जो कवि है कविता में क्या कहना चाह रहा है, तुम्हें बस ये बताना है इस वाले क्वेश्चन में। अगर तुमने कविता अच्छे से पढ़ी है तो तुम बता पाओगे। सिंपल है, देखे, और क्या कहना चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है ये बताना है। ठीक है, आंसर की पे चलते सीधा। ठीक है, विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना। ठीक है, एक बूंद है जो क्या कहते हैं विराट के सम्मुख बूंद है। ठीक है, विराट के सम्मुख बूंद है और उसका समुद्र से अलग दिखना। ठीक है, नष्ट होने के बोध से मुक्ति। ठीक है, जो अपना क्या कहते हैं नष्ट होने के बोध से मुक्ति, इसका हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हमारा जीवन में क्षण का महत्व। ठीक है, हमारे जीवन में जो भी क्या कहते हैं बूंद है उसके जीवन में एक एक क्षण के महत्व की बात हो रही है इधर। और क्षण भंगुरता का बोध, जो भी क्षण भंगुरता का बोध हो गया, वो विराट समिष्ट से अलग होकर व्यक्ति की सार्थकता। ठीक है, जो विराट समिष्ट है से अलग होकर व्यक्ति की सार्थकता। ठीक है, इसमें जो बूंद है एक व्यक्ति को माना गया है। ठीक है, ये बताना है कि उसकी सार्थकता क्या है। और ये जो भी पॉइंट है तुम्हारे, ये जो मैंने अभी 4 पॉइंट बताए हैं ये आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी अपना अगला चलते हैं। देखो मैं सिंपल सा तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने कविता जो भी पोइट्री है, तो अगर तुमने ढंग से पढ़ी है तो तुम आंसर दे पाओगे अच्छे से। तुम्हें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं जो कविता है उसको ढंग से, जो भी चैप्टर है उसको पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से लगभग अधिकतर क्वेश्चन आते ही हैं। जो तुम्हारी अंतरा की बुक में जो भी कविता है उसमें से ज्यादातर कविताओं के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी पद्यांश आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी तुम्हारी कविता है उनके ऊपर अपना अच्छा खासा कंट्रोल या नियंत्रण बना के जाओ, कि अगर एग्जाम हॉल में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो तुम कर पाओगे सिंपली। ठीक है, वरना तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे कि क्या है क्या नहीं है, लाइन बहुत कंफ्यूजन वाली होती है। इन्हीं 3 प्रश्नों के देने हैं। तो हमारा गा है, इसमें कहता है तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान, ये 2 शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? मतलब जो हमारी तोड़ो कविता है, तोड़ो क्या कहते हैं कविता का नाम है जिसमें क्या कहते हैं पत्थर और चट्टान,
ये दो शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए? मतलब तोड़ो एक कविता है, उसके अंदर पत्थर और चट्टान शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो किसके लिए किया गया है ये बताना है। सिंपल है, ठीक है। इन शब्द को किसके लिए यूज किया है? चलो आंसर की में चलते सीधा। देखो, पत्थर और चट्टान सामाजिक कुरीति और रूढ़ियां, संकुचित संकीर्ण भावनाएं, ठीक है। जो क्या कहते हैं पत्थर और चट्टान का जो यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, वो किसके लिए किया है? सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों के लिए किया गया है। जो पत्थर और चट्टान है उसका जो कविता में यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है? सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों के लिए किया गया है, ठीक है। बाकी जो हमारा अगला पॉइंट है वो भी देखते हैं। क्योंकि ये सभी सर्जन मार्ग में बाधक विकास के सर्जन आवश्यक है, ठीक है। जो भी ये जो अपने क्या कहते हैं पत्थर और चट्टान जो शब्द है हमारे, ये क्या कहते हैं सर्जन मार्ग में, मतलब एक अच्छे मार्ग में क्या कहते हैं बाधक है, ठीक है। ये जो सामाजिक कुरीतियां है, ये जो रूढ़ियां है, ये क्या कहते हैं बाधा है किसमें? समाज में, ठीक है। इस विकास के लिए सर्जन आवश्यक है, ठीक है। अब अपना आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी 11वें क्वेश्चन पे आ गए हम। अभी 11वां क्वेश्चन हमने पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश पर सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पे दो काव्यांश दिए गए हैं। काव्यांश का मतलब है कि कोई भी कविता का कोई भी पार्ट दे दिया, कोई भी भाग दे दिया, ठीक है। तो उसका हमें क्या क्या करना है? सह प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। दूसरी कविता दी गई है हमें विद्यापति जी की, और पहली कविता हमें दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। दोनों ही तुम्हारी मेरे ख्याल से, हाँ, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तो फर्स्ट बुक से है तुम्हारी। बाकी आगे देखते हैं हम का आंसर क्या होगा। देखो, ये जो सप्रसंग व्याख्या, जो अगर ये क्वेश्चन ना है तुम्हारा लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्वेश्चन करना है। सिंपल है, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो स्टेप होगा इसमें क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। पहले क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। जो हमारा संदर्भ है वो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। 1 नंबर में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, कवि का नाम लिखना है और कविता का नाम लिखना है। कवि का नाम हमारा क्या होगा? सरोज स्मृति हो जाएगा। और जो हमारा कविता नहीं, कवि का नाम होगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आएगा इधर। और जो कविता का नाम होगा वो क्या होगा? सरोज स्मृति आ जाएगा, ठीक है। सरोज स्मृति आ जाएगा। और प्रसंग में 1 अंक और पूर्व पार संबंध, ठीक है। प्रसंग में हमें ये बताना है कि ये जो कविता है, ये जो क्या कहते हैं काव्यांश है, ये कौन से कविता से, कौन से पाठ से, कौन से अंग से लिया गया है, ठीक है। ये बताना है। ये जो हमें ऊपर ऊपर जो भी काव्यांश था अभी हमने देखा, सुनो, ये जो हमारा काव्यांश है ये क्या कहता है कौन से पाठ या कौन सी कविता का अंश है, कौन से अंश से लिया गया है, तुम्हें ये बताना है। सिंपली है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रसंग में। प्रसंग, अब हमारा व्याख्या। व्याख्या कितने नंबर की हमारी? 3 नंबर की है। 3 नंबर हमें व्याख्या में बताना है कि जो हमें ऊपर काव्यांश दिया गया था, काव्यांश जो हमें दिया गया था, वो जो काव्यांश में लाइनें लिखी हैं, जो भी क्या कहते हैं पंक्तियां वगैरह कुछ भी लिखी है, उनके बारे में बताना है कि जो कवि है वो इस काव्यांश में क्या कहना चाह रहा है। पूरी तरह से बताना है कि जो व्याख्या में कि जो कविता है इसमें क्या क्या रोल था, क्या क्या हुआ था। सिंपली तुम्हें ये बताना है, ठीक है। अगर तुमने कविता पढ़ी है ढंग से, तुम बड़े आराम से बता दोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा व्याख्या। और विशेष, विशेष कितने नंबर का है हमारा? 1 नंबर का। जो हमारा विशेष होगा इसके अंदर ये आ जाएगा, कविता है ये सरल शब्दों में लिखी गई है, ये क्या कहते हैं इसमें इस रस का यूज किया गया है, ये कविता क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं इजीली समझने वाली है, ठीक है। सिंपली तुम्हें ये बताना है कि कौन से अलंकार का यूज किया गया, कौन से रस का यूज किया गया, सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, आसानी से समझ आई, या फिर तुम्हें जो भी इसमें क्या कहते हैं अच्छा लगा, जो भी इसकी विशेषता वगैरह थी तुम्हें ये बतानी है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता थी, सिंपल है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम। 12वां क्वेश्चन पे आ गए हम। 12वां क्वेश्चन हमारा गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखी है। मतलब कि गद्य खंड पर आधारित है और किन्हीं 2 प्रश्नों में से 40 किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, 40 शब्दों में लिखने हैं।
जो हमारा पहला क्वेश्चन उसमें बात हो रही है बड़ी बहुरिया का संवाद सुनते समय संवदनिया की आंखों में आंसू क्यों आ गए। ठीक है, जो बड़ी बहुरिया है उसका क्या कहते हैं संवाद सुनते हुए जो संवदिया है उसके आंखों में आंसू कैसे आ गए हमें ये बताना है सिंपली। ठीक है, और संवदनिया पाठ के आधार पर लिखिए। जो तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है संवदिया, उसी चैप्टर के बेस पे तुम्हें आंसर देना। चैप्टर पढ़ा है, आंसर इजीली हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करके रखो। अगर हिंदी में अच्छा खासा स्कोर करना, क्योंकि इसमें ज्यादातर तुम्हारा इलेक्टिव में ग्रामर का कोई रोल है नहीं, तो जो भी तुम्हारा चैप्टर है, जो भी कविता है, उसके ऊपर अच्छा खासा क्या कहते हैं अपना कंट्रोल रख के चलो। ठीक है, बाकी जो अपना कहते हैं संवदीय चैप्टर के बेस पे हमें आंसर देना। चलो आंसर की में चलते सीधा। आंसर की में चलते हैं भाई अपना आप सीधा। चलो ये रही अपने आंसर की। पहला हमारा पॉइंट है तादमित्य समानुभूति के कारण। ठीक है, किसके कारण, तादमित्य और समानुभूति के कारण। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है पारदुखत्रात का भाव। ठीक है, एक भाव है, भाव का नाम क्या है, पारदुखात्राता भाव, पारदुखराता भाव। ठीक है, ये उत्पन्न हुआ था। दूसरा क्या है, भावुकता और संवेदनाशीलता हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा कुछ ना कर पाने का अपराध बोध। ठीक है, जो कहना संवदिया है उसके मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे थे, कुछ ना कर पाने का अपराध बोध उत्पन्न हो रहा था। और बड़ी बहुरिया के वैभवपूर्ण अतीत की स्मृतियां, जो अपनी बड़ी बहुरिया थी उसका जो वैभवपूर्ण अतीत था उसकी स्मृतियां, मतलब उसकी कुछ पंक्तियां थी उसके अंदर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर यही बताना था कि जो मैं कहते हैं कवि है, ठीक है, बड़ी बहुरिया के संवाद में सुनते समय समझिया की आंखों में आंसू क्यों आ गए। ठीक है, इसमें सिंपल ये बताना है जो बड़ी बहुरिया अपना संवाद जो भी संदेश को पहुंचाना चाह रही थी अपने बड़े भाई या जो भी भाभी के पास पहुंचाना चाह रही थी, उसके संवाद को सुनते समय समझिया की आंखों में आंसू क्यों आ गए, सिंपली बताना है। जो भी वो क्या कहते हैं बड़ी बहुरिया उसको संदेश में लिखने को बोल रही थी, वो बातें इतनी इमोशनल कर देने वाली थी, इतनी करुणा भरी बातें थी कि उससे क्या कहते हैं जो भी समझिया था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, तुम्हें सिंपली बना बना के थोड़ा बहुत लिखना है। बाकी जो अगर तुम चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन तुमसे इजी आ जाएंगे। ठीक है, इजीली हो जाएंगे। और जो बड़ी बहुरिया थी उसकी जो स्थिति थी काफी खराब थी, उस वाले चैप्टर को तुमने पढ़ा हो तो काफी गरीब हो रही थी उस वक्त पे। ठीक है, बाकी अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बालक बच गया। ठीक है, बालक बच गया क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, बालक बच गया तुम्हारा क्या कहते हैं, ये भी एक लघु कथा है। लघु कथा में बालक से उसकी उम्र और योग्यता से बढ़कर प्रश्न क्यों पूछे गए। जो हमारी क्या कहते हैं बालक बच गया जो कथा है, हमारी लघु कथा है, इसमें जो क्या कहते हैं बालक है उससे उसकी योग्यता और उम्र से बढ़कर क्यों क्वेश्चन पूछे गए ये बताना है हमें। ठीक है, जो बालक बच गया लघु कथा है इसमें कहते हैं बालक से उसकी योग्यता और उम्र से बढ़कर क्वेश्चन क्यों पूछे गए ये बताना है। चलो आंसर की खोलते हैं सीधा। ठीक है, विद्यालय की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना। ठीक है, विद्यालय की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पूछे गए। दूसरा पॉइंट है हमारा विद्यार्थी का उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन। ठीक है, जो विद्यार्थी था उसका उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली प्रदर्शन। और तीसरा पॉइंट है हमारा विद्यार्थी की प्रतिभा के माध्यम से स्वयं की योग्यता और छात्रों के साथ परिश्रम प्रदर्शन। ठीक है, जो उससे क्वेश्चन पूछे गए क्यों पूछे गए, क्योंकि विद्यार्थी की प्रतिभा के माध्यम से स्वयं की योग्यता और छात्रों के साथ परिश्रम का प्रदर्शन। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट आ जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे अपने कि जो अपना क्या कहते हैं विद्यालय की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना, दूसरा पॉइंट आ जाएगा विद्यार्थी का उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन, तीसरा पॉइंट आ जाएगा विद्यार्थी की प्रतिभा के माध्यम से स्वयं की योग्यता और छात्रों के साथ परिश्रम प्रदर्शन। ठीक है, अब गा देखते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन हमारा
प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि चौधरी साहब की बातचीत करने में का क्या विलक्षण था। मतलब ये बताना है कि जो हमारा प्रेम घन की छाया स्मृति एक चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारे चौधरी साहब थे उनकी बातचीत करने का क्या तरीका था, ये बताना है, ठीक है। सिंपल ये मैं बताना, जो भी चौधरी साहब थे उनकी बातचीत करने में क्या विलक्षण विकृत थी, ठीक है, ये बताना है, या फिर बातचीत करने का तरीका बताना है, सिंपली समझो तो। आंसर हमारा बात को काट छाट कर कहना। जो चौधरी साहब थे उनका क्या कहते हैं बात करने का कैसा तरीका था, बात को काट छाट कर कहते थे, बात को काट छाट कर कहते थे, और व्यंग्यात्मक तरीके से बात कहना। जो क्या कहते हैं चौधरी साहब जो बात कहते थे वो व्यंग्यात्मक तरीके से बात कहते थे, मतलब व्यंग वाली बातें करते थे। और मनोरंजक शैली में बातचीत, जैसे जल ही खाया कि कुछ कुछ फलार भी पाया है, ठीक है। मतलब कि वो एक मनोरंजक शैली में बातचीत करते थे। कैसे, एक एग्जाम्पल दिया है, जल ही खाया है कि कुछ फलहार भी पाया है, ठीक है। वो एक मनोरंजन शैली में भी बातचीत करते थे, एग्जाम्पल दे दिया एक पंक्ति का, एक लाइन का। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, बातचीत का ढंग उनके लेखों से ढंग से एकदम निराला था। जो उनके लेख थे उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से क्या था, एकदम निराला था, ठीक है। जो हमारे चौधरी साहब थे उनके लेखों के ढंग से उनकी जो बातचीत का ढंग था वो क्या था, एकदम निराला, मतलब अलग था, ठीक है, अद्भुत था। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हमारा का जो पूछ रहा है, झोपड़ी जलने के कारण सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, ठीक है। इसमें ये बताना है, जो तुम्हारा चैप्टर होगा सूरदास की झोपड़ी, एक चैप्टर है जिसमें तुम्हें ये उस चैप्टर के बेस पे क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछ रहा है कि झोपड़ी जलने के कारण जो सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, ठीक है। झोपड़ी जलने के कारण सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, ये बताना है। आंसर की में चलते हैं सीधा। देखो ये रहा अपना आंसर, ठीक है। अंधे भिखारी द्वारा धन संचय करना पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं, ठीक है। देखो जो सूरदास था उसमें क्या कहते हैं एक भिखारी का रोल निभा रहा था, ठीक है। वो एक भिखारी था उस वाले चैप्टर में, इसी वजह से उसने अपनी आर्थिक हानि को छुपाया, क्योंकि वो क्या था, एक अंधा भिखारी था और उसके पास इतना सारा धन उसने संचय कर रखा था। मतलब जो उसके पैसे थे, जो भी उसने अपने पैसे अपने पिंडदान वगैरह करने के लिए इकट्ठा कर रखे थे, उसको इकट्ठा करके रखा था इतने सारे पैसों को। तो वो क्या था, पाप संचय से कम नहीं था। मतलब एक भिखारी इतने सारे पैसे संचय करके रख रहा है तो एक क्या कहते हैं वो किसी पाप से कम नहीं है, ठीक है। भिखारी के पास धन होने के बाद भिखारी के पास धन होने की बात प्रकट होने पर भीख मिलने की संभावना ना होना, ठीक है। भिखारी के पास धन होने की बात प्रकट होने पर भीख मिलने की संभावना होना, मतलब कि जब उसे पता है कि भाई लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो सूरदास है अंधा भिखारी है, उसने इतना सारा धन संचय कर रखा है, अपने पास इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो उससे क्या कहते हैं लोग भीख देंगे नहीं देंगे, वो तो सोचेंगे भाई ये तो अपना पैसा इकट्ठा करके रखता है इतना सारा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये होगा, भिखारी के पास धन होना लज्जा की बात है। जो भिखारी है उसके पास धन होना क्या है, लज्जा की बात है। भिखारी जब तक ही भिखारी होगा जब तक उसके पास पैसे नहीं है, जब उसके पास पैसे आ जाए तो भिखारी थोड़ी होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भिखारी है उसके पास धन होना किसकी बात है, लज्जा की बात है। सिंपल है हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिस्कोर की माटी तुम्हारा चैप्टर है, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। पाठ से सांप के विषय में क्या जानकारी मिलती है, इस जानकारी में किन अंधविश्वासों का उल्लेख किया गया है। जो बिस्कोर की माटी तुम्हारा चैप्टर है इसमें सांपों के बारे में क्या जानकारी मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बताना है। और जो क्या कहते हैं इस जानकारी में किन अंधविश्वासों का उल्लेख है, मतलब कौन सी बातें हैं जो अंधविश्वास वाली है, विश्वास ना करने वाली है, ठीक है, झूठी है, क्या उल्लेख मिलता है उनका, ये बताना है। और सांपों के विषय में क्या जानकारी मिलती है ये बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं आंसर। ये रहा, गांव में घास पात से भरे मेड़ों पर, ठीक है, गांव में घास पात से बड़े मेड़ों पर, गांव में तुमने देखा होगा मेड़ बांधी जाती है, ठीक है, मेड़ होती है गांव में, तो उसी में क्या कहते हैं घास पात पर भरे हुए मेड़ों पर
और मैदानों में तालाब के भीटों पर और नाना प्रकार के सांप मिलना। ठीक है, ये बता रहे हैं बिस्कोर के मामाटी जो भी गांव था वहां पे सांप कहाँ मिलते थे, मेड़ों पर मिलते थे, और मैदानों में तालाबों के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलना। ठीक है, और कुछ सांप विषैले तो कुछ विषहीन होते थे। जो अपने कुछ सांप है वो, जो कुछ स्नेक का जो भी सांप है वो क्या होते थे, विषैले होते थे, और कुछ क्या होते थे, विषहीन होते थे। कुछ जहरीले होते थे और कुछ जहरीले नहीं होते थे। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इधर बात हो रही है दो मुंह सांप का कहना। ठीक है, और वहां पे क्या कहते हैं, देखा गया था किसको, दो मुंह सांप का होना भी था, वहां पे दो मुंह वाले सांप भी थे। ठीक है, अब अंधविश्वास की बात करते हैं कि जो अपना अंधविश्वास का क्या उल्लेख था बिस्कोर की माटी वाले चैप्टर में। देखते हैं सांपों का जातिगत विभाजन। जो अपने सांप थे उनका क्या था, जातिगत क्या था, विभाजन था। जाति के बेस पे सांपों को बांट रखा था, ऐसा बताया जा रहा है जो अंधविश्वास था बिस्कोर की माटी वाले चैप्टर में। और क्या कहते हैं, डोंढा जाति के सांप को वमान जाति का मानने के कारण ना मारना। ठीक है, जो एक सांप था जो कौन सी जाति का, डोंडा जाति का था, और वमान जाति का मानने के कारण उसको ना मारना। मतलब पहले तो वहां पे सांपों का जाति के बेस पे क्या कर दिया, उन्हें अलग कर दिया। अब ऐसा भी हो गया कि कहते हैं ये सांप इस जाति का है तो उसको नहीं मारना, ये सांप इस जाति का है तो उसको मारना है, ऐसा कुछ होने लग गया। ठीक है, बाकी अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, धमीन विषहीन लेकिन इस जाति के सांप के मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मारने पर अंग का सड़ जाना। ठीक है, अंग का सड़ जाना मतलब कि जो धमीन विषहीन सांप होते थे, ठीक है, तो इस जाति के सांप जो होते थे इनके मुंह की कुछ पकड़कर पूंछ से मारने पर अंग सड़ जाना। मतलब कि तुम सांप को किसी तरीके से मार रहे हो तो क्या कहते हैं, अगर तुम सांप को मुंह पकड़ के पूंछ से मार रहे हो तो क्या कहते हैं, तुम्हारा शरीर का क्या कहते हैं, अंग सड़ सकता है। ठीक है, ऐसी जो भी क्या कहते हैं अंधविश्वास जो भी अफवाहें थी बिस्कोर की माटी वाले चैप्टर में, ये सारी चीजें थी। ठीक है, जो सांपों को लेकर अंधविश्वास वाली बातें थी ये थी। बाकी आप अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वाले क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या निकालनी है। देखो फिर से हमारा वही क्वेश्चन आ गया, सप्रसंग व्याख्या निकालने वाला। तुम्हें सिंपली इसमें ये बताना है कि ये कहते हैं कवि का नाम क्या है, संदर्भ में क्या आ जाएगा, कवि का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, या चैप्टर का नाम क्या है, ये आ जाएगा। और जो तुम्हारा प्रसंग है उसके अंदर ये आ जाएगा कि ये जो क्या कहते हैं काव्यांश है या फिर जो भी क्या कहते हो तुम्हारा गद्यांश है, ये कौन से पार्ट से या कौन से अंग से लिया गया है, कौन से नाटक से लिया गया है, तुम्हें ये बताना है। सिंपल है। ठीक है, और बाकी जो तुम्हारा व्याख्या होगा तुम्हें ये बताना है कि ये जो क्या कहते हैं गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का मतलब क्या है। ठीक है, ये गद्यांश क्या चाह रहा है तुम्हें व्याख्या में ये बताना है। और जो तुम्हारा विशेष है उसके अंदर ये बताना है कौन से रस का यूज किया गया, कौन सा अलंकार का यूज किया है। जो भी क्या कहते हैं सरल भाषा में तुम्हारी ये जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं गद्यांश है ये है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, ये बताना है तुम्हें। सिंपल ही है तुम्हारा। ठीक है, पहले क्या कहते हैं कविता, कवि का नाम आ जाएगा, फिर बताना है ये कौन से अंग से लिया गया है, फिर व्याख्या आ जाएगी, व्याख्या में तुम्हें सब कुछ बताना है कि जो गद्यांश है इसमें क्या क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है ये बताना है। और जो तुम्हारा क्या कहते हैं लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में जो विशेषता आ जाएगी, अलंकार आ जाएगा, रस आ जाएगा, ये जो कविता है, ये जो गद्यांश है, इसको क्या कहते हैं सरल भाषा में समझा जा सकता है। सिंपली ये है। ठीक है, अभी हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर जो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या वाले जो क्वेश्चन है इनकी अच्छे से तैयारी करके जाना, क्योंकि इनमें से लगभग हमने देखा कि 12 नंबर का पेपर फंसा ही है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जो सप्रसंग व्याख्या वाला जो भी क्वेश्चन है इनकी अच्छे से तैयारी करके जाना, तो तुम्हारे क्या कहते हैं 12 नंबर कहीं नहीं गए। और जो भी गद्यांश पद्यांश वाले जो भी क्वेश्चन है उनकी भी तैयारी करके जाना, और चैप्टर और कविता सारी पढ़ के जाना, जिससे तुम्हारे क्या कहते हैं जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो सारे तुम्हारे क्या कहते हैं आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कविता बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। एक दे देंगे पंक्ति, इसका मतलब क्या है ये बताने को कह देंगे, इसलिए कह रहा हूं जो कविता है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अभी ये हमारा क्या कहते हैं खत्म हो गया वाला क्वेश्चन पेपर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।